बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हटके। एक्शन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और ये मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इसको नहीं समझा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिक्स हुई होती है। तो मंडे को आप लोगों का जो मॉड्यूल है उसमें ये टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो आप इजीली मिस करके आओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किया। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसके कोर कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए और आप इस पे जो क्वेश्चंस आए वो इजीली हैंडल कर सकें। तो पहले तो आप देखें कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। अच्छा, और इसका जानना आप लोगों के लिए क्लिनिकली क्यों ज़रूरी है। तो आपके बॉडी में जो टिश्यूज़ है वो 4 टाइप्स के हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें बोन, कार्टिलेज और ब्लड है। दूसरा आपके पास एपिथेलियल टिश्यू है जो आपके जीआई ट्रैक्ट को, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को अंदर से कवर करता है, स्किन को कवर करता है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। तीसरा आपका है मस्कुलर टिश्यू और चौथा आपका है न्यूरोनल टिश्यू। तो न्यूरोनल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को बोला जाता है एक्साइटेबल टिश्यू, क्योंकि ये टिश्यूज़ है, इनके जो सेल्स हैं, न्यूरोनल सेल्स और मसल सेल्स, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको एक्साइटेबल टिश्यूज़ बोला जाता है। बाकी टिश्यूज़ जो है उनके सेल्स में भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, लेकिन वो एक्शन पोटेंशियल न जनरेट कर सकते हैं और न कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो एक्साइटेबल टिश्यूज़ में इंक्लूड नहीं है। एक्साइटेबल टिश्यूज़ में जो है वो आपका न्यूरोनल टिश्यू। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो है वो आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है थ्रू एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आता है और कुछ कर जाता है। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सब में एक्शन पोटेंशियल आएगा। तो एक्शन पोटेंशियल जानना ज़रूरी है। और एंटी कन्वल्सेंट जो कहते हैं, जो एंटी सीजर के अगेंस्ट जो ड्रग इस्तेमाल होते हैं, वो इस एक्शन पोटेंशियल को छेड़ रहे होते हैं। और आपके कार्डियोवेस्कुलर फार्माकोलॉजी में एंटी एरिथमिक्स, एरिथमियाज जो होते हैं आपके ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये जो चीज़ें हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो एंटी एरिथमिक ड्रग यूज़ होते हैं वो भी इन एक्शन पोटेंशियल्स को टारगेट कर रहे होते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ये कैसे जनरेट होता है, कैसे कंडक्ट होता है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना ज़रूरी है ताकि आप पेपर में क्वेश्चन हैंडल कर सके, प्लस ये कि फार्मा समझ सके और सीजर और एरिथमियाज आप इजीली समझ सके और एंटी सीजर और एंटी एरिथमिक ड्रग आप समझ सके। तो देखें मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या चीज़ होता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एक सेल है आपके पास, तो उसमें इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, और उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी वजह से इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आयन की कंसंट्रेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में एक आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। जैसे आप ले लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम और पोटासियम जो है, इनका आपको समझना ज़रूरी है इन एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि सोडियम कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, और पोटासियम कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इन और भी आयंस है, जैसे क्लोराइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में ज़्यादा होता है, कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में ज़्यादा होता है, और भी क्या नाम है, मैग्नीशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में एनाइंस जो होते हैं वो आपके जो है फॉस्फेट होता है और दूसरे प्रोटीन्स होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नॉर्मली इस तरह होता है कि जो मेम्ब्रेन पे पोटेंशियल है वो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में इंटीरियर साइड पे नेगेटिव होता है रेस्टिंग स्टेट पे, तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इस स्टेज को बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, ये पोलराइज स्टेट है। सेल इंट्रासेलुलरी नेगेटिव है, एक्स्ट्रा सेलुलरी पॉजिटिव है, और इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट क्यों होता है वो मैंने सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश की। चार्ज डिफरेंस की वजह से आयंस की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर डिफरेंट होती है, और उस वजह से नॉर्मली इंट्रासेलुलर साइड पे मेम्ब्रेन नेगेटिव पोटेंशियल रखता है, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें तो कोई भी आयन है ना, कोई भी आयन है, जैसे सोडियम आयन है, तो उस पर 2 फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक जो है इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होगा और दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो मैंने आपको बोला कि एक सेल इंट्रासेलुलर नेगेटिव होता है, ठीक है, और मैंने आपको ये भी बोला कि सोडियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होती है। तो मान लें कि सोडियम चैनल एक ओपन है,
ठीक है। तो सोडियम पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, तो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से वो मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स आपको भी पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, फिजिक्स में जो आपने पढ़ा था कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे, इंट्रासेलुलर साइड पे नेगेटिव है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम को वो ब्रिंग इन करने की कोशिश करेगा या अंदर है तो अंदर रखने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो सोडियम पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस है वो दोनों इनवर्ड है। ठीक है। अब इसी तरीके से पोटेशियम को ले लें, तो पोटेशियम जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो फोर्स है वो भी ई फ्लक्स का है, बाहर निकलने की कोशिश करेगा पोटेशियम। और साथ में देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नेगेटिव है और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पे इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है वो उसको इन रखने की कोशिश करेगी या बाहर से भी अंदर लाने की कोशिश करेगी। ठीक है। तो ये जो फोर्सेस है एक आयन के ऊपर, इलेक्ट्रिकल और केमिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस यानी चार्ज की वजह से फोर्सेस, इन फोर्सेस की वजह से। और दूसरा मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स होते हैं स्पेसिफिक, उनके ओपन क्लोजर, वो जब ओपन होते हैं तो ये फोर्सेस गो ऑन करते हैं कि चार्ज जो आयन है वो इनवर्ड मूव करेगा, इनफ्लक्स होगा या ई फ्लक्स होगा। ये क्या डिटरमाइन करता है, आपके उस आयन पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और कंसंट्रेशन फोर्सेस, ये डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, अब एक पोटेंशियल होता है जिसको इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या चीज़ है, वो हर आयन का डिफरेंट होगा। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, एक आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पे ये जो नेट मूवमेंट है आयन की वो स्टॉप हो जाती है। उस पर नेट फोर्सेस, इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्सेस इक्विलिब्रिएट करते हैं और ज़ीरो होती है और मूव नहीं करता आयन, ना इनफ्लक्स करता है ना इफ्लक्स करता है। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। और इसको इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है, नर्स नेस्ट इक्वेशन है पता नहीं उससे, तो वो इक्वेशन से आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल होता क्या है, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल वो पोटेंशियल जिस पे आयन के ऊपर जो इनफ्लक्स और ई फ्लक्स के जो फोर्सेस है वो इक्विलिब्रिएट कर जाए, बराबर हो, नेट मोमेंट जीरो हो, ना ई फ्लक्स करे ना इनफ्लक्स करे। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल उस स्पेसिफिक आयन का। अब जो मोमेंट है उसको गॉन करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फोर्सेस, ये मैंने आपको बताया। अब देखें कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्रीली परमिएबल नहीं होता आयंस के लिए, वहाँ पे आयन चैनल्स होते हैं स्पेसिफिक, और चैनल्स भी टाइप्स के होते हैं। लीकी चैनल्स कहलाते हैं जो पोटेशियम के लिए नॉर्मली होते हैं सेल में। वो लीकी चैनल्स ऐसे होते हैं कि वो हर वक्त ओपन होते हैं। ठीक है। तो हर वक्त पोटेशियम क्या हो रहा होगा, ई फ्लक्स हो रहा होगा, क्योंकि पोटेशियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी ई फ्लक्स हो रहा होगा। इनसाइड ऑफ सेल में हाई है, वहाँ से आउटसाइड जाता चला जाएगा। ठीक है। ये हर वक्त हो रहा होगा और ये कंट्रीब्यूट करता है आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नेगेटिव होने के लिए, क्योंकि पोटेशियम है खुद पॉजिटिवली चार्ज के टाइम वो लीव करेगा सेल, तो अंदर क्या बचेगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव लीव हो रहा है तो पॉजिटिव कम होगा अंदर, तो नेगेटिव ज़्यादा होता जाएगा। तो इस तरीके से तो ये लीकी चैनल्स। और दूसरे चैनल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स सोडियम के लिए भी है, पोटेशियम के लिए भी। वोल्टेज गेटेड चैनल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स स्पेसिफिक वोल्टेज पे ओपन होते हैं और एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे क्लोज होते हैं। सोडियम के लिए चैनल्स है ये, पोटेशियम के लिए भी चैनल्स है। अगर हार्ट में आप आए तो उधर जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें कैल्शियम के लिए भी चैनल्स हैं। ठीक है। एक लीकी चैनल्स जो हर वक्त खुले रहते हैं, एक क्या नाम है वोल्टेज गेटेड चैनल जो वोल्टेज से ओपन होते हैं और स्पेसिफिक वोल्टेज पे क्लोज होते हैं। अब तीसरे लाइगेंड गेटेड चैनल्स भी होते हैं, जिस पे एक स्पेसिफिक लाइगेंड आगे लगता है तो वो चैनल्स ओपन होते हैं। जैसे आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो निकोटिनिक सब एन टाइप रिसेप्टर्स होते हैं उनमें एसिटाइलकोलिन लाइगेंड है वो आके लगता है तो वहाँ पे चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम इन्फ्लक्स होता है और आगे कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, और वो जो कपलिंग वगैरह के बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है आपका वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो लाइगेंड गेटेड चैनल्स क्या होते हैं, जब उन पे एक स्पेसिफिक लाइगेंड कोई हार्मोन हो सकता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, एसिटाइलकोलिन जैसे,
तो लाइजेंड गेटेड चैनल्स, इन तीनों चैनल्स में आपको लीकी चैनल्स पता होना चाहिए एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए, और वोल्टेज गेटेड चैनल्स आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है ये बेसिक कोर प्रिंसिपल्स थे जिनका आपको आना ज़रूरी है एक्शन पोटेंशियल जनरेशन को समझने के लिए। अब आते हैं हम एक्शन पोटेंशियल पे। एक्शन पोटेंशियल होता है क्या चीज़ है? एक्शन पोटेंशियल होता है रैपिड डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन। नॉर्मली मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, उसको आप बोलो पोलराइज स्टेट, ठीक है। अब ऐसा करो कि अगर इस तरह हो, देखिए सोडियम चैनल्स एक खास वोल्टेज पे ओपन होते हैं, मैंने बोला आपको, ठीक है। अभी अगर आप कार्डियक जो नोडल टिश्यू है उसे ले ले तो वो स्पॉन्टेनियसली एक्शन पोटेंशियल जनरेशन की तरफ आ रहा होता है। डीपोलराइजेशन क्या होता है, देखिए सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ। सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे ओपन होंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेट से आपका -70 मिली वोल्ट है, ठीक है। अब उधर से आके थ्रेशोल्ड पे जब टच होता है, थ्रेशोल्ड क्या बोलते हैं, वो पोटेंशियल, ठीक है, लेस नेगेटिव होता चला आएगा, पॉजिटिव की तरफ होता चला आएगा किसी स्टिमुलस की वजह से, ठीक है। या नोडल टिश्यू अगर आपका है, ऐसे नोड टिश्यू है जैसे वो जो पेस मेकर है हार्ट में, तो वो स्पॉन्टेनियसली आपके थ्रेशोल्ड की तरफ आ रहा होता है। वहाँ कुछ चैनल्स होते हैं, फनी चैनल्स उनको बोलते हैं, उनसे कैटाइंस इन्फ्लक्स करते जाते हैं और अंदर वो पॉजिटिव की तरफ यानी लेस नेगेटिव की तरफ आता है, और वो पोटेंशियल आता है जिस पे वोल्टेज गेटेड, वहाँ पे कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से वो डीपोलराइजेशन होती है। मतलब देखिए आपका इंटीरियर सेल क्या था, नेगेटिव। आपके लेट से नोडल टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गए, तो कैल्शियम होगा इनफ्लक्स, कैल्शियम अंदर जाएगा सेल के अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर गया, अंदर क्या होगा, सेल पोटेंशियल अंदर पॉजिटिव होता चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आयन अंदर गया, ये कहलाएगा डीपोलराइजेशन। नॉर्मल जो टिश्यू है, ये नोडल टिश्यू में कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। नॉर्मल जो न्यूरोनल टिश्यू है या वैसे जो मसल टिश्यू है उसमें सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन नॉर्मली नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव आयन इनफ्लक्स हुआ तो अंदर पॉजिटिव की तरफ आएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा। आप कह सकते हो नेगेटिव से लेस नेगेटिव फिर जीरो क्रॉस करेगा और छोटा आप उसको बोलते हो, तो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, सही है। तो ये कहलाता है डीपोलराइजेशन। और नॉर्मल टिश्यू जो एक्साइटेबल टिश्यूज है उनमें नॉर्मली डीपोलराइजेशन सोडियम इनफ्लक्स की वजह से होता है। थ्रेशोल्ड वो पोटेंशियल है जिस पे सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो सोडियम जो है इनफ्लक्स करेगा, सोडियम इनफ्लक्स करेगा तो अंदर पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ आएगा, लेस नेगेटिव आप उसको बोल सकते हो। तो ये क्या होगा, डीपोलराइजेशन। अब एक स्टेज पे जाके इस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज होंगे, अब उस पोटेंशियल पे फिर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स लेट से ओपन हो गए। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जब ओपन होंगे तो पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड से लीक आउट करेगा, बाहर की तरफ जाएगा, ई फ्लक्स करेगा, क्योंकि अंदर वो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था। जब वो ई फ्लक्स करेगा, पॉजिटिव चार्ज लीव करेगा सेल को, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर नेगेटिव, तो वो दोबारा नेगेटिव की तरफ आ रहा होगा, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन बाहर लीव करते चले गए पोटेशियम आयन, तो ये हाइपर पोलराइज होगा। हाइपर पोलराइज कहते हैं वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उससे भी ज़्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी वो जो आपने नर्नेस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम पोटेंशियल्स आपने जो फाइंड किए थे सोडियम के लिए पोटेशियम के लिए, तो जब भी कोई चैनल ओपन हो, जैसे सोडियम चैनल ओपन हो, तो वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगा। और आप सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल चेक करें, वो प्लस में होगा, +40 50 इस में होगा। नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 में होता है, ठीक है, -60 70 में होता है, तो वहाँ से वो पॉजिटिव की तरफ आता है जब सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं स्पेसिफिक वोल्टेज पे। अब इसी तरीके से पोटेशियम चैनल्स जब ओपन होंगे, तो पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो वो पोटेशियम की जो मूवमेंट होगी वो आउट ऑफ सेल होगी। क्यों आउट ऑफ सेल होगी, तो वो अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की तरफ उसको वापस लेके जाएगा। और पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी कम होता है, -94 मिली वोल्ट्स होता है आई थिंक, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि पोटेशियम के लिए लीकी चैनल से पोटेशियम हर वक्त लीक आउट ऑफ सेल हो रहा होता है, इफ्लक्स होता रहता है, इसीलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि वो हर वक्त इफ्लक्स हो रहा होता है, सोडियम हर वक्त इन्फ्लक्स नहीं हो रहा होता है, ठीक है।
पोटेशियम हर वक्त इफ्लक्स हो रहा होता है, इसलिए पोटेशियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के करीब होता है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब भी कोई आयन जो है उसके चैनल्स ओपन हो तो उस आयन की मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगी। ये नर्नेस्ट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि जब चैनल ओपन होगा किसी आयन के लिए तो उस आयन की मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस आयन के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की तरफ मूव करे। ठीक है, अब सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल लेट से +40 मिली वोल्ट है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेट से -60 मिली वोल्ट है। सोडियम के चैनल्स ओपन हो गए तो सोडियम को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल सोडियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की तरफ मूव करे। जाहिर है इनफ्लक्स होना चाहिए क्योंकि -60 से आपने उसे +40 तक लाना है। ठीक है, तो प्लस करने के लिए प्लस चार्ज इनफ्लक्स होगा, प्लस चार्ज इंटर होगा सेल के। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे जो आइंस है उनका भी आप कर सकते हो, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आप उनका देखो तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस का चैनल जब ओपन हो तो किस तरफ वो मूव करे। ठीक है, सिंपल प्लस और माइनस से किस तरफ वो मूव करे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस आयन के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की तरफ जाए, तो ये डायरेक्शन होगी उसके इनफ्लक्स की या इफ्लक्स की। तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो सिंप्लीफाई करके डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन था। डीपोलराइजेशन होता है सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से, रीपोलराइजेशन होता है पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से। तो बाज़ ग्राफ्स में आपको वो एक्शन पोटेंशियल दिखाया गया होता है और साथ में नीचे एक और ग्राफ दिया होता है जिसमें आपको कंडक्टेंस दिखाई गई है। कंडक्टेंस का मतलब है उस आयन की, जैसे डीपोलराइजेशन के टाइम पे आपके सोडियम की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, यानी सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज हुई होगी मेम्ब्रेन में, किस तरह वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हुए होंगे। ठीक है, और रीपोलराइजेशन के वक्त जो रीपोलराइजेशन के लिए मेनली आयन रिस्पॉन्सिबल है वो पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से रीपोलराइजेशन होती है। तो रीपोलराइजेशन के दौरान अनकंडक्टेंस टू पोटेशियम आयन जो है वो ज़्यादा हुआ होगा, इस तरह ग्राफ भी दिया जा सकता है। तो अब एक और कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टरी पीरियड का। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का ये कॉन्सेप्ट है कि एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो चुका है, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में वो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन जो है उसमें दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। इस तरह नहीं एक एक्शन पोटेंशियल हो गया वापस रेस्ट कर रहा है, नहीं, रेस्ट नहीं कर रहा है, वो जब एक्शन पोटेंशियल हो रहा है उस ड्यूरेशन को ही रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। उस वक्त दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता चाहे जितना बड़ा स्टिमुलस हो। उसकी वजह ये मेरे ख्याल में पूछी जाती है फर्स्ट ईयर MBBS फिजियोलॉजी में, इसलिए इसको आप समझें। जो सोडियम चैनल्स होते हैं उसके स्टेट से एक रेस्टिंग स्टेट कहलाता है, एक एक्टिव स्टेट कहलाता है एंड एक इनएक्टिव स्टेट कहलाता है। जब वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उस वक्त वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, उस वक्त वो ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, असल में उसके दो डोर्स होते हैं, फार्मा में उसे एम गेट और एच गेट बोलते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी में एक को एक्टिवेशन गेट बोलते हैं, एक को इनएक्टिवेशन गेट बोलते हैं। जो रेस्टिंग स्टेट है उसमें एक एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है और इनएक्टिवेशन गेट ए से ओपन होता है। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल आ गया या एक्शन पोटेंशियल जो है वो थ्रेशोल्ड तक आ गया। ठीक है, वो पोटेंशियल आया जिस पे ये गेट एक्टिवेशन गेट ओपन होना है। ठीक है, तो ये ओपन होता है, सोडियम इन्फ्लक्स होता है और आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट होता है, डीपोलराइज होना। लेकिन जब वो एक खास पोटेंशियल तक गया होता है तो ये जो नीचे गेट है इनएक्टिवेशन गेट जिसको आप बोलते हो ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, और ये तब तक क्लोज रहता है जब तक वो रीपोलराइजेशन कंप्लीट ना हुई हो। रीपोलराइजेशन हो तो फिर ये दोबारा ओपन होता है और ये ऊपर से एक्टिवेशन गेट क्लोज होता है। अब इसको रेस्टिंग स्टेट बोलते हैं। दोनों ओपन है तो आयन इनफ्लक्स कर रहा होगा सोडियम। ठीक है, इनएक्टिवेशन गेट क्लोज है तो इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। इस वक्त जितना भी है स्ट्रॉन्ग हो स्टिमुलस ये गेट ओपन नहीं हो सकता, इसलिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये कब ओपन होगा? ये तब ओपन होगा जब वो कंप्लीटली रीपोलराइज हो रहा हो और रीपोलराइज स्टेट में ये ओपन होगा और ऊपर से एक्टिवेशन गेट क्लोज होगा। ठीक है, अब रेस्टिंग स्टेट पे आ गया। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है जब थ्रेशोल्ड तक पोटेंशियल आए ये ओपन होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड का कॉन्सेप्ट। बाकी एक्शन पोटेंशियल की जो वेलोसिटी है वो बात चीज़ों पे डिपेंड करती है कि जो फाइबर है न्यूरॉन की अगर बात करें वो थिक है अगर, तो एक्शन पोटेंशियल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। साथ में माइलिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है उसमें नोडाप्रिनवेयर से नोडाप्रिनवेयर तक जंप करके जाता है, सेल्टेट्रिक कंडक्शन बोलते हैं, और उसकी वजह से स्पीड इंक्रीज होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन
शेवान सेल्स करते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन जो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। ये हिस्टो साथ मिक्स हो रही है, सही है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, अगर डीमाइलिनेशन हो किसी वजह से तो वो एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन स्लो होगी। डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, ये प्राइम के एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है जिसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, तो उसको बोला जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। बहुत ही खतरनाक और कॉमन बीमारी होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, और ऑप्टिक नर्व को भी इफेक्ट करती है। आपका विजुअल डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि ऑप्टिक नर्व आपकी माइलिनेशन जो है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट डिस्ट्रॉय हो गए तो ऑप्टिक नर्व में एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन क्या होगी, स्लो होगी, प्रॉपर नहीं होगी, तो उसमें उसको विजुअल प्रॉब्लम्स होंगे और भी बहुत सारे न्यूरोनल प्रॉब्लम्स होंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन कौन से सेल्स करते थे, शेवान सेल्स करते थे, और वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। वो भी कोई बाज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसके बाद इम्यून सिस्टम आपका पागल होकर उनको टारगेट करता है और शेवान सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। शेवान सेल्स जब डिस्ट्रॉय होंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डीमाइलिनेशन होगी, ठीक है। डीमाइलिनेशन होगी तो उससे भी असेंडिंग पैरालिसिस बोलते हैं, आपका पैरालिसिस स्टार्ट होता है क्योंकि एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर मूव नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कंडक्शन वेलोसिटी जो एक्शन पोटेंशियल की है वो माइलिनेशन पे डिपेंड करती है और उसके लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उसका डायमीटर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और माइलिनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक आपके मंडे पेपर के लिए। अल्लाह हाफिज़।